बताओ डाउट बताओ। मेरे पास इसमें है ना क्वेश्चन 26 से है, केवल फिजिक्स फिजिक्स के क्वेश्चन मेरे पास। सर पार्ट क्वेश्चन बी 42। 40। उससे पहले बताओ 26 से और कहाँ तक है? 50 है ना? यस सर। 26। 26 पहला ही। 26 और 27 24 28 सर 39 भी बता दें। 30 30 31 39 32 33 34 35 हो गए सबसे सारे हो गए? यस सर। यस सर। सर दोबारा बाद में ट्राई किए थे तब हुए थे सर। ओके हो गए ना? हाँ हो सर। जाने चाहिए। एक से 34 बता दे रहा सर। 34 मैं कहाँ तक पहुंच गया? 36 37 38 39 39 बताना है। 40 सर 40 41 वैसे तो आ गया सर, लेकिन 40 में जैसे इस वॉल की लोकेशन चेंज कर दे और बताए नहीं तब कैसे करेंगे वो पूछना है। हाँ चलो 41 42 43 सर 42 था। 42 43 44 45 46 47 अच्छा 45 तो आपके वैसा ही आ गया ना? 45 तो यस मेरे को लग रहा है वैसे है ना, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम है ना? यस सर, डायरेक्ट फॉर्मूला। सर 50 46 47 46 47 48 49 सर 50 इसके बीच में कोई डाउट हो तो बता देना है ना? सर 49 भी 49 भी है। चलो देखो, सबसे पहले 26 a small block is projected up from the bottom of a fixed incline is 30 degree. The horizontal coefficient of friction below descending time ascending time is lambda square. ठीक है, वैसा है कैसा है? ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इसको धक्का दिया है ऊपर की तरफ, वैसे एम मास है, ठीक है ना? वेलोसिटी नहीं दे रखी अपन को, इनिशियल वेलोसिटी, तो अपन को डायरेक्ट टाइम पूछा है ना? तो ऐसे मान लो इसको इनिशियल वेलोसिटी से धक्का दिया है, तो ये कहाँ पे पहुंचेगा? कहाँ जाके पहुंच जाता है वो? एस डिस्टेंस पे जाके पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये वापस भी लौटेगा, तो सुनो, तो जाने का समय t1 मान लो, आने का समय t2 मान लो, ऐसा ही तो पूछा है। ये सुनो, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 3/2। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा? अगर ये थीटा है, ये m है, नीचे की तरफ mg, इधर mg cos थीटा, थीटा बन रहा है, और इधर mg sin थीटा। अगर वेलोसिटी ऊपर है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। सुनो, और फ्रिक्शन Yes, कितना हो जाएगा? UMG mg cos theta। cos थीटा। तो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? देखो μg cos थीटा प्लस sin थीटा, g sin थीटा। सुनो, ये हो जाएगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो t1 निकालना है अपन को। t1 कैसे निकालेंगे?
डिस्प्लेसमेंट तो आने और जाने में तो सेम ही रहेगी, एस तो सेम ही रहेगा ना, है ना। एक तो एक्सेलरेशन चेंज होगा और टाइम चेंज हो रहा है, तो अपने पास ऐसे लिख लो, देखो एस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सब माननी पड़ेगी। यू मान ली ना अपन, यस सर। इनिशियल वेलोसिटी यू मान लो, फाइनल। यहाँ पे देखो टाइम वाला केस आना चाहिए ना अपने पास, तो सेकंड इक्वेशन से आ रहा है ना टाइम वाला केस, सुनो सेकंड से आ रहा है, यस सर। तो यू टी 1 माइनस हाफ ए T1 स्क्वायर, सही है, देखो ये सुनो, यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब क्या होगा, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको एक्सेलरेशन a1 मान लो, इसको a1 मान लो, ये क्या है a1, ऊपर जाने की वजह टाइम पे। जब वो नीचे आ रहा होगा, जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, इधर जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ म्यू जी cos थीटा। जी cos थीटा। तो अल्टीमेटली इस तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा कितना, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, यस और नो, यस सर। सही है। और यू भी अपन को फिर निकालना पड़ेगा, अगर अपन को, सर इसमें यू थोड़ी ना होगा, हाँ सेकंड स्मॉल केस में ब्लॉक यू इज थोड़ी ना होगा। प्रोजेक्टेड, सर यू तो एक जीरो होगा सेकंड, सेकंड केस में। हाँ वो तो जीरो जाएगा, हाँ वो तो जीरो जाएगा, लेकिन फिर अपने पास रेशियो आ जाएगा क्या सीधा, T1 और T2 का Yes, रेशियो निकालना है ना सीधा अपन को, यस सर। सीधा रेशियो कैसे आएगा फिर, सीधा यू तो रह जाएगा ना अपने पास, और अगर ये यू रह जाएगा तो T1 और T2 का रेशियो कैसे आएगा, सर फर्स्ट इक्वेशन से कर लो ना। फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ए पता है टी पता है, और यू तो वहां पे भी आएगा। सर जैसे अपन इस ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, उसको डिफरेंशिएट कर दें तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी, ये हमें पता है, तो यू और आ अगर जाएगा। मैं थर्ड से निकालूं तो अगर अपन थर्ड से निकाले तो, या तो u की वैल्यू निकाल लो, है ना, या तो अपन यस को सर। u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। अगर u की वैल्यू निकाल दी अपन ने तो पहली इक्वेशन से कर लेंगे, तो जहाँ पे तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो है ना। तो आप काफी झंझटबाजी हो जाएगी यार इसके अंदर, है ना? एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ, अगर कुछ बन रहा है तो इंक्लाइंड at a 60 degree from the horizontal, coefficient of friction between this and this here is the ratio of descending time to ascending time is lambda. Descending to value is lambda square. ठीक है, ये सब कुछ करना पड़ेगा ना, ये सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा। देखो एक्सेलरेशन अपने पास आ गया, ठीक है, एस भी निकाल लो पहले, या फिर उससे पहले आप क्या निकाल लो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2, और इसको मान लो ए2, ए1 एस, एस कितना आ गया यहाँ पे देखो, यू स्क्वायर अपॉन 2a1, ये आ गया, ठीक है, ये सुनो, यस सर। ठीक है। अब अपने पास ये वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे अपन को वेलोसिटी नहीं पता कितनी होगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी वी फाइनल अपन को नहीं पता कितनी होगी, इसको वी डैश मान लो, क्या मान लो इसको, वी डैश मान लो, ठीक है। तो अपन को क्या करेंगे अपन इसमें, वी देना चाहिए यार, ये मतलब सर बहुत ज्यादा लंबी है। सर मैं ऐसे बोल रहा था कि जो आपने पहले इक्वेशन लिखी थी ना सर, एस इक्वल्स टू यू टी वन प्लस माइनस हाफ ए वन टी स्क्वायर, हम्म, तो उसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वाली तो इक्वेशन आएगी v equals- फर्स्ट इक्वेशन, हाँ, तो इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है ना सर ऊपर जाते टाइम, यहाँ पे तो जीरो हो गई है, तो v की वैल्यू डालेंगे तो जीरो इक्वल्स टू u माइनस ए वन टी आ जाएगा। हाँ सर ऐसे कर सकते A1 हैं सर। t की
वैल्यू आ गई। सर फर्स्ट इक्वेशन से सर वैल्यू डाल दो ना यू की निकाल के माइनस dt करके हाँ एफ वाली ठीक है, ये वाली इक्वेशन। सही है। यस सर, ठीक इससे है, आ जहाँ से हो जाएगा। जाएगा हाँ सर ऐसे K1 हो K1 जाएगा। इससे वन टू, देखते हैं अपन कौन सी वाली इक्वेशन काम आती है अपने पास, है ना। तो एस इजिकल्स तो अपने पास हो गया यू C1 प्लस हाफ माइनस माइनस हाफ A1 C1 तो अपने पास u की वैल्यू अगर अपन यहाँ से डाल दें, हाँ हो गया ना, देखो एस कितना हो गया देखो, जैसे मैं u की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल देता हूँ, कितना हो जाएगा a C1 स्क्वायर, तो यहाँ पे अपने पास आएगा a A1 C1 स्क्वायर, यस और नो, यस यस सर। सर। यस ठीक है ना। अब ये T1 क्या आ गया, अब दूसरे वाले में क्या आएगा, वो तो सिंपल हो जाएगा, वहाँ ये अपन को s यहाँ पे लेके आना ना, यहाँ से अपन को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है ना। और देखो वहां वो तो डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास, एस इजिकल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ A2 C2 स्क्वायर, ठीक है। दोनों का रेशियो ले लो, जैसे मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो T1 अपॉन T2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ A2 अपॉन A1, ठीक है। और A2 और A1 अपन को पता ही है, ये रहा A2 ये रहा A1, ठीक है ना। यस सर। यस सर। हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर लो। वो माइंड में वहां पे तरीका है ना, स्ट्राइक करना चाहिए, है ना। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड में ज्यादा तरीके हैं, ठीक है ना। बन जाएगा, आगे बढ़े। चलिए वहां पे नहीं हुआ था सर। अच्छा 34 का है, ये रहा। The system is shown in the figure and B of system is moving upward with 3 meter per second fully moving with speed of 3 meter per second। ये तो देखो बना ली, इसको मिटा दो। यस सर। चलो 34 में बोल रहा है एक ऐसा कुछ दे रखा है सिस्टम, एक और ये है अपने पास टू, इधर जा रही है कितने से 2√3, तो ये एंगल दे रखा है अपन को 30 दे रखा है ना, 30 दे रखा है। ये 30 है, कौन सा वाला 30, ये अगर 30 दे रखा है तो ये 30 होगा, तो ये कितने से जा रहा है √3। √3 से, तो इसको मान लो और इसको मान लो अपने पास BA से जा रहा है, ये हो गया अपने पास L1, ये हो गया अपने पास L2, तो इसका ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट, इसका ये जो पुली की वेलोसिटी है इसका इधर वाला कंपोनेंट तो कौन सा आएगा देखो 2√3 cos 30 कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड, और इसका इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा 2√3 3 sin 30, ठीक है। तो देखो L1 को देखो, L1 प्लस L2 इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट, तो L1 के लिए वेलोसिटी लिखनी है अपन को, तो VA की वजह से लेंथ कम हो रही है तो माइनस V आएगा, और ये वाली 3 मीटर पर सेकंड की वजह से यहाँ पे देखो किधर जा रही है, इधर जा रही है ना 3 मीटर पर सेकंड पे, यस yes सर। or no? यस सर। इसकी वजह से लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब ये प्लस आएगा। अब L2 पे देखो वेलोसिटी, ये रहा L2, इसकी वजह से प्लस हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, और इसकी वजह से भी इंक्रीज हो रहा है, इक्वल्स टू 0, तो VA कितना आ गया 3, इधर आ गया 3 प्लस 2√3, ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ, थर्ड Yes, ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। सर ये रिलेटिव से भी तो कर सकते थे ना। रिलेटिव से कर दो, रिलेटिव वो सेम ही चीज तो है, रिलेटिव रिलेटिव तो लेकिन अपन यही करते हैं, रिलेटिव अपन के ने अंदर रिलेटिव वेलोसिटी तो लिखी है, ये रिलेटिव Yes, sir. वेलोसिटी भी तो लिखे है अपन ने, है ना। सर लेकिन रिलेटिव के अंदर जो वो ऊपर रोप जा रही है ना √3 से, हाँ उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 मीटर भी देंगे अपन।
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपन को कितना देना पड़ेगा 3 मीटर। हाँ हॉरिजॉन्टल में तो देना ही पड़ेगा। उससे फॉर हॉरिजॉन्टल को एग्जांपल अभी तो उससे सर अभी देखो अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इंस्टेंट पे, लेकिन अगर मान लो वो 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरे एंगल पे होती हो। तो अपन को उसके हिसाब से देना पड़ता। जैसे मान लो इसको रोक दिया मैंने, इसको रोक दिया, इसको रोक दिया मैंने, है ना। अब मेरे को रोप को है ना, इस वाली रोप को इधर वाली वेलोसिटी कौन सी देनी पड़ेगी, ये इधर वाली वेलोसिटी देनी पड़ेगी मेरे को, ये वाली, सिंपल, है ना। अगर मान लो यस सर। कुछ दूसरा एंगल होता, अगर कुछ दूसरा एंगल होता तो इसको रोकते तो ये वेलोसिटी ऐसे आती, ऐसे आती, तो इसका कंपोनेंट इधर होता, इसका कंपोनेंट इधर होता, ठीक है ना। कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास 39, क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा है, अरे एक लंबा सा क्वेश्चन बता। द इंजीनियर ऑफ ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड, द इंजीनियर ऑफ ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड गिवन takes a straight train distance b over a train the same train moving the same direction with a slow speed v2. He puts the boat use this train a constant declination a and there will be no collision if देखो ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा क्वेश्चन। ये ट्रेन है, ये इंजीनियर साहब है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, और v2 इज ग्रेट, v2 इज लेस देन v1 ऐसा दे रखा है। दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। जैसे इंजीनियर को ये ट्रेन दिखती है तो इंजीनियर साहब यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, है ना, ए डिसेलरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो लो रिलेटिव से कर लो, किसको रोकोगे, हाँ सर। आगे इसको वाली। रोक दो, इसको रोक दो, तो इसकी वेलोसिटी इधर आएगी v2, तो नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगी कितनी, v1 माइनस v2। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है अपन को, d, डी। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है d। तो बस, और यहाँ पे जाने के बाद में वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, v1 माइनस v2 कितने हो जाना चाहिए, 0। यस सर। देखो नो, यस तो सर। v रिलेटिव Zero. स्क्वायर इज इक्वल टू रिलेटिव स्क्वायर माइनस 2a रिलेटिव और d। इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं तो इसका रिलेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो जानी चाहिए 0 अपने पास। ये देखो कितना आ गया अपने पास, निकालना क्या, d, d शुड बी ग्रेटर देन, कितना हो गया v1 माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2a रिलेटिव, a रिलेटिव तो अपने पास a, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो सुनो, ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया था ना क्लास में, इसमें शायद। एस और एस मतलब कि डी ग्रेटर देन लेस देन में कंफ्यूजन हो गया था एग्जाम में। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन के बाद में कौन सा है, 39 के बाद में 40 में क्या बोल रहा, हाँ 40 में क्या पूछ रहे थे आप, बोल थ्रू बॉल 25 मीटर सर पर इसके अंदर है ना, जैसे अभी तो बता दिया कि बिल्कुल पाथ के बीच पे है ये पोल। अगर पाथ थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, जैसे कि 25 मीटर के अलावा ये 15 मीटर पे हो, या फिर बिल्कुल बीच में हो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की रेंज के, तो कैसे करेंगे? between the path of wall, what is the height of wall, the ball collides on the upper horizontal surface of wall elastically। मतलब अपन को नहीं बता रखा कि ये कहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन अपन को ये बता रखा है कि कोलिजन इलास्टिक की होनी चाहिए,
ठीक है ना। कोलिजन कैसे होनी चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए। तो अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो वो पाथ को क्या करेगा, वापस से कॉपी करेगा। चलो यस सर। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है तो यू वेलोसिटी से कितने पे फेंका, 55 डिग्री पे। तो ये जो है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया मान लो, वो यहाँ पे है। जब ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, इसकी वेलोसिटी अगर इधर है v, तो जैसे ही कोलिजन होगा, जैसे ही कोलिजन होगा, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाली वेलोसिटी v sin थीटा रहेगी, और ये वाली वेलोसिटी v cos थीटा। इलास्टिक कोलिजन की वजह से ये वाली वेलोसिटी v cos थीटा ऐसे हो जाएगी, और ये वाली वेलोसिटी यहाँ से अपने पास थीटा कौन सा बनेगा फिर, ये वाला, सही है ना। देखो 90 माइनस थीटा होगा ना सर। v का इधर वाला कंपोनेंट cos थीटा, हाँ ठीक है सर, आ गया। ये थीटा है ना। तो अगर ये यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, अगर ये v वेलोसिटी ऐसे है, तो अगर मैं ये वाली v वेलोसिटी देखूं, इसको मैं जस्ट अपोजिट कर दूं मान लो, जस्ट अगर अब मैं अपोजिट मान लूं, तो ये वाला एंगल भी क्या बन रहा है, ये थीटा है तो ये थीटा है। इसका मतलब है अगर 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 ये कोलाइड करती है, तो ये वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी और एंगल थीटा पे हो जाएगी। इसका मतलब जैसे ये एंगल थीटा पे हुआ, तो जितना ये पाथ इधर वाला है, जितना ये वाला पाथ इधर वाला है, उतना का उतना ऐसे कैसे एग्जैक्टली सेम ऐसे रिपीट करेगा। यस और नो। यस सर। सर एक बार कैसे प्लीज पता लगाए, रिपीट करना। कैसे पता लगाए, ये भी अपन ने इसको उल्टा बना के देखा है ना, वेलोसिटी को कैसे उल्टा बना के देखा, कि जैसे मान लो कि ये वेलोसिटी और अगर मैं उल्टा बना दूं ऐसे, v वेलोसिटी है ना, और ये एंगल तो अपने पास थीटा ही आएगा। इधर वाले को भूल जाओ, कोलिजन नहीं हुआ है ना, कोलिजन नहीं हुआ है, तो इधर वाले को भूल जाओ, केवल इसको देखो कि कोलिजन से पहले अगर ये वेलोसिटी इधर है, इसको मैं रोक देता हूँ, मतलब इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में दे देता हूँ। जैसे मैं अपोजिट सर डायरेक्शन यानी में कि दूंगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल टॉप से मान रहे हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल टॉप से नहीं, कोलिजन हो रहा है ना, तो नहीं सर, आप बोल रहे थे ना कि उल्टा मान के देख लेंगे। हाँ, मान के इसलिए देख रहे हैं कि अगर मैं ऐसे मानता हूं तो क्या ये कोलिजन के बाद में क्या ये सेम पाथ को कॉपी करेगा इधर, या फिर और कोई दूसरा पाथ होगा। ठीक है, यस सर। तो अपन ये बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो कोलिजन के बाद में जो कंडीशन बन रही है ना, वो कंडीशन कैसी है, वो ऐसी कंडीशन है। अगर मैं इसको ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ v से और यहाँ से थीटा एंगल से, तो ये इस पाथ को फॉलो करेगा। इसका मतलब कि कोलिजन के बाद में जो कंडीशन बन रही है, वो क्या बन रही है कि ये एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करे, इसको कॉपी करेगी। बात आई समझ में? सर इसका सर मतलब ये हर मतलब बार ऐसे ही होगा, हाँ हर बार ऐसा ही होगा कि हर बार कॉपी करेगी बात को हाँ, हर हर केस बार में। कॉपी करेगी। सर ये हर केस में कंक्लूजन हाँ, कैसे निकाला सर, कॉपी वाला एक बार फिर से बताना। मेरे पास सबसे, अगर मैं थीटा एंगल से किसी v वेलोसिटी से पाथ को अगर मैं अगर कुछ फेंक रहा हूँ, जैसे अगर मैं फेंक रहा हूँ, तो ये पाथ की इक्वेशन ऐसे आएगी कुछ, ऐसा ना, यस है ना। सर। सेम सेम केस अगर मैं ये वाला लेता हूँ, ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी ये v है, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो कोलिजन के बाद में ये वाला केस बन जाएगा ना, जैसे यस कोलिजन होगा, यस सर। जैसे यहाँ पे कोलिजन होगा, जैसे यहाँ पे कोलिजन होगा, ये वाला केस बन जाएगा, और जैसे ये वाला केस बनेगा, तो अपन को पता है कि ऐसा पाथ बनेगा, और ये दोनों पाथ कैसे रहेंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे ना। यस सर। यस सर। ठीक है ना, बस हो गया फिर तो सिंपल है।
सर ये वाला मिटाना अरे मत, इसको नीचे तो वाला। सर ये ऊपर वाला तो बना लो। यस सर। देखो जैसे ये कॉपी करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ से ये यहाँ तक जितनी दूरी पे जाएगा उतना ही दूर ये होगा। लेट्स ये अगर x है तो ये भी x होना चाहिए। और वेल कहाँ पे है? कुएं में गिरनी चाहिए ना बॉल। कुएं में अगर Yes, बॉल sir. गिरनी चाहिए तो यहाँ पे कुआं है ना? ये अपने पास वेल है। ये अगर अपने पास वेल है तो ये वाली डिस्टेंस अपन को 50 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 50 मीटर। तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 25 मीटर। इसका मतलब ये 25 मीटर पे होना चाहिए। अब पूछो क्या है, ये लिख लो। व्हाट इज द हाइट ऑफ वॉल? अच्छा, मतलब ये वाली हाइट कितनी है? बस हो सर गया ये खत्म। तो सर मैंने इतना नहीं करा सर, मैंने तो मैक्सिमम हाइट निकाली सर, बॉल कितना जाती है सर, उससे सर ऑप्शन आ गया था सर लगभग। लगभग आ गया? कैसे मैक्सिमम हाइट पे नहीं सर, कैसे मेरा उस लगा? समय मैच हो गया था और सर आंसर भी वही था सर। तुक्का मारा? नहीं नहीं सर, मैक्सिमम हाइट निकाली सर मैंने। फिर फिर सर मैक्सिमम फिर क्या हाइट किया? के आसपास ही था सर आंसर। सर उसमें टाइम नहीं बताता सर, 3 मिनट ही बची थी सर। अरे यार, मतलब तुक्का ही मारा ना फिर तो। मेरे को लगा नहीं शायद सर, से वो बात हुआ। आसपास ही था सर, 15.625 आया था सर आंसर अरे मैक्सिमम हाइट हाँ, का कोई बात उसके नहीं। अलग। चलो देखो, मतलब 15 आ रहा है आंसर, ऐसे बोल रहे हो? चलो देखो। तो देखो अब यहाँ से टाइम निकाल लो। ये वेलोसिटी अपन को दे रखी है, 25 मीटर पर सेकंड। तो इस डायरेक्शन में कितनी हो गई है? 25/√2। तो इस डायरेक्शन में भी कितनी हो गई है? 25/√2। ये सुनो, तो ये टाइम क्यों निकाल रहे हैं? है टाइम क्यों निकाल रहे हैं अपन? हाइट निकालनी पड़ेगी ना तुमको भाई। तो इक्वेशन से आ जाएगी ना। इक्वेशन से निकाल लो, इक्वेशन से निकालो तो बहुत अच्छा है। सर वो वर्टिकली इक्वेशन लगवा लो। हाँ, इक्वेशन से निकाल लो, इक्वेशन से भी निकाल हाँ सर, सकते वैसे हो, भी आ जाएगी सर। है ना? टाइम तो मैं इसलिए निकाल रहा था क्योंकि इजी बन जाएगा उससे। इक्वेशन अगर मान लो आपको याद नहीं है ना, बेसिक तरीका अपन को याद होना चाहिए। इक्वेशन में पुट कर लो या तो वैल्यूज, है ना? या फिर आप ऐसे कर लो, हो जाएगा ना? बोलो। सर टाइम वाला कैसे बता रहे थे, एक बार बताना। टाइम वाले देखो, इधर तो वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेगी ना, तो 25 मीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 25 डिवाइड बाई 25/√2। इसका मतलब हो गया ये √2 जो सेकंड है, ये टाइम लगेगा। तो इतने सेकंड में ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना जाएगा, बस ये निकालना। y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 25/√2 मल्टीप्लाई √2 माइनस हाफ g10 हो गया, और ये हो गया 2। कितना आ गया? 25 माइनस 10, 15 मीटर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 42 बोल रहा है। इन a photoelectric experiment with light of wavelength lambda, the fastest electron has speed v with the existing wavelength सर is अगर इसमें changed सर कॉलिजन नहीं दिया होता, जब भी सर आता तो यही आंसर, क्योंकि उसका तो सर कोई इतना यूज तो हुआ नहीं। किस चीज का? कोलिजन का? हाँ सर, मतलब वो आगे वाले डायग्राम का तो कोई मतलब है भी नहीं। अरे यार, ये तो एक कोलिजन तरह का से कैसे डायरेक्ट निकलेगा? अरे ये सर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रेंज हो गई ना इसकी। लेकिन इसको वेल जो है, वेल आपका मैक्सिमम रेंज से भी आगे है, तो आपको कोलिजन तो करानी पड़ेगी ना यहाँ पे। कोलिजन इज मस्ट, विदाउट कोलिजन यू कांट रीच। वो तो सर अगर रेंज से रिलेटेड कुछ पूछते जब तो सर कर भी लेते, अगर डायरेक्ट ये पूछा तो सर वो तो होता ही है केस हाइट वाला। हाँ, कोलिजन इज इम्पोर्टेंट है ना? ठीक है ना? चलिए, तो क्या देख रहे थे? हाँ, 3 lambda by 4 the speed of the fastest emitted electron will become less than greater than can be there। ठीक है, इसलिए भी दे रखा है।
मतलब लेमडा को अगर कम कर दिया, लेमडा को अगर अपन ने कम कर दिया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक यस एनर्जी सर। बढ़ेगी, इसका मतलब वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, ये देखो, ये चेक करते हैं। देखो इनिशियल में लेमडा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस 5 ये होता है, और चेंज कर दिया, कितना चेंज कर दिया, 4/3 लेमडा माइनस 5। अब यहाँ से आपको v और v डैश में रिलेशन निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, देखो इसको आप ऐसे कर दो, प्लस माइनस अगर आप कर दोगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, हाफ एम वी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बनेगा देखो, हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एच सी 4/3 है नहीं, तो 4/3 में से एक एक्स प्लस बच जाएगा ये ना? यस सर। कितना बच जाएगा, एक 3 बच जाएगा, लैम्डा तो बाय एक्स 3 लैम्डा। ये बच जाएगा, ये अपन लिख सकते हैं, सही है। यस सर। लेकिन अपन को 4/3 इसके टर्म में दे रखा है ना अपन को, तो 4/3 के टर्म में लिखना पड़ेगा अपन को वेलोसिटी से, तो 4/3 के टर्म में लिखने के लिए अपन क्या करें, ये 4/3 के टर्म में आ जाए, तो वो हाफ अंडर रूट में दे रखा है 4, तो सर वो 2 को अंडर रूट में 4 कर देंगे। देखो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जहाँ से जो एच सी बाई लेमडा की वैल्यू है, एच सी बाई लेमडा की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, एच सी अपॉन लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो जैसे मैं इसमें लेमडा की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, देखो 4/3 हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 5, सही है, माइनस 5, ऐसा रहा, तो हाफ एम यस सर। स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो लगभग लगभग अपने पास ऑप्शन की तरह आ गया, इसको आप लिख दो ऐसे, रूट 4/3 वी स्क्वायर, यहाँ से कितना बच जाएगा, ये प्लस बचेगा माइनस बचेगा, प्लस बचेगा, प्लस क्योंकि ये 5/3। चला जाएगा 5/3, इसका मतलब ये, हाँ देखो सही सही दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 4/3 v का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 25/3 है, तो कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है इसमें, तो एक चीज अपन को पता है कि v डैश इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 4/3 v, जैसा हो, यस ये सर। ऑप्शन लिख रहा है, तो ये ग्रेटर देन, ठीक है, यस सर। जैसे अपन को ऑप्शन दे रखा है ना, उस तरह से अपन को इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा ताकि चीजें सर इसकी आसानी से देख कैलकुलेशन सकें। की वजह से छूट गया सर ये क्वेश्चन। नहीं मतलब जैसे अपन उसमें करते थे ना, कि जैसे मान लो कि मैंने फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, है ना, तो अपन यस को वो सर। चीज दिखनी चाहिए कि डबल से ज्यादा है तो कैसे ज्यादा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास 9 में a hydrogen atom following the Bose postulate, the product of linear momentum and angular momentum is proportional to nx, where n is the orbital number। ये value है, ठीक है देखते हैं, बना लिया। यस सर। चलो तो अपने पास लीनियर मोमेंटम कितना आता है, एम वी, और एन, एन से एम को देखना है ना हमको, तो बस केवल, तो एम का तो कोई रोल ही नहीं है अपने पास, केवल वी का रोल है, तो वी एम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड बाई एम, ऐसे होता है ना। अगर अपन हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन एटम, तो अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो अपने पास ये हो जाएगा 1, सही है। और अगर अपन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो एम वी आर,
ये तो अपन को पता ही है क्या होता है, NH/2 पाई। अगर मैं लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई एंगुलर मोमेंटम करूंगा तो ये प्रोपोर्शनल आएगा n⁻0। मतलब n से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये सुनो, यस सर। तो x की वैल्यू क्या लिखोगे, x मल्टीप्लाई में है, पावर में है। सर इसमें प्रोपोर्शनल बोल रखा है सर पावर में है सर सर, एक्स। पावर में होगा सर। पावर में होना चाहिए ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कोई वही नहीं बनता, लॉजिक ही नहीं बन रहा है ना। सर पावर में आएगा ये। हाँ, मल्टीप्लाई में तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना। मल्टीप्लाई में तो आप प्रोपोर्शनलिटी में तो आप कैसे लॉजिक बनाओगे, क्योंकि आप x तो पहले से कांस्टेंट रहेगा, तो प्रोपोर्शनल लिख के भी आप कांस्टेंट लिख लो, ठीक है। ये पावर में होना चाहिए, ये शुड बी इन पावर, मतलब ये ऐसा होना चाहिए ये पावर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 0। आंसर 0 0 ही आ रहा है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 50। किलोग्राम ब्लॉक इज नाउ रिलीज। देखो ध्यान से देखो, ये इसमें कुछ ऐसे बना हुआ है। पुली वगैरह के क्वेश्चन करने में किसी को दिक्कत तो नहीं आती, ऐसे तो नहीं लगता कि डर लग रहा है, नहीं बनते। पुली वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, मतलब बस स्ट्राइक करना चाहिए मन में, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। ये भी टिका हुआ है क्या नीचे, देखो ये 8 kg है। चलो अगर मान लो मैं इसको इक्विलिब्रियम में मान लेता हूँ, मतलब ये सिस्टम चल नहीं रहा। जैसे अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, 5, और इसमें टेंशन कितना रहेगा, 5। ये बात है, 5 ही रहेगा ना टेंशन, अगर मान लो ये हवा में है तो 5 और 5 यहाँ पे हो गया 10। यस सर। यहाँ पे हो गया अपने पास 10 g टेंशन हो गया नीचे की तरफ, 8 g, मतलब ये ऊपर जाएगा डेफिनेटली। ये अगर ऊपर जाएगा और यहाँ पे 5 g टेंशन आ रहा है, यहाँ पे 10 g आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा ना, ये वाला स्टेशनरी रहेगा, ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। कैसा हूँ, यस सर। यस सर। जैसे मैंने छोड़ा जस्ट उस सेकंड की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नीचे की तरफ चलेगा और यहाँ पे टेंशन ठीक होगा कुछ ना कुछ, प्लस ये एक सोल्यूशन से नीचे की तरफ चल जाएगा। अगर ये ऐसे चल रहा है, ये रुका हुआ है, तो पुली कितने से आएगी नीचे, a/2 से, a/2 से, a1 + a2 = 2ap, ये होता है। तो ये अपने पास 0 हो गया, a1 अपने पास a है, तो ap कितना आ गया, a1/2 का मतलब ये अगर a/2 से नीचे आएगी पुली तो ये a/2 से ऊपर जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कितना टेंशन होगा, 2t, कितना टेंशन होगा, 2t, यहाँ पे t, यहाँ पे भी t, तो यहाँ पे भी t, ठीक है। अब देखो बनाओ, यहाँ पे हो गया 2t, बस इक्वेशन लिख दो तो हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5g माइनस टेंशन = 5a, और ये रुका हुआ इसका तो मतलब नहीं है, इसलिए लगा दो 2t माइनस 8g = 8 a/2। क्या पूछा है इसमें, निकाल लो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी, ए निकाल लो यहाँ से। जैसे अगर मैं इसको डबल करके जोड़ देता हूँ, जैसे मैं डबल करके जोड़ूंगा तो यहाँ पे आएगा अपने पास 2g, और इधर को डबल करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 4 और 10, 14 ए आ गया अपने पास g/7। तो ये क्या, देखो कैलकुलेशन, यस सर ये g/7 पूछा क्या है। सर हाँ
सर इस वाले क्वेश्चन में सर मतलब ये समझ नहीं आता सर कि जाएगा ही क्यों ऊपर। कौन जाएगा क्यों ऊपर? सर कोई दोनों वेटिंग ऑर्डर में है सर? फाइट कीजिए और वो हाँ सर। मतलब ज्यादा देखो जब पहले सिस्टम को है ना अपन एक्सटर्नल सर फोर्स कोई लगा के वेटिंग पकड़ रूम में वेट कर- कर रहा है सर। हाँ मैंने कर दिया उसको कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ जब सिस्टम को पहले रोक के रखता है एक्सटर्नल फोर्स से, है ना? और जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो उस टाइम पे आप है ना फोर्स बना लो उसके, क्या बना लो? फोर्स बना लो, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, है ना? तो अपन को पता लग जाएगा कि कौन सा चलने वाला है और कौन सा नहीं चलने वाला है। ठीक है ना? हेलो? सर अगर एक्सेलरेशन ले भी लेते 10G की तो भी 0 आ जाती वो तो। तो जीरो आ जाती है वो। अपन को इजीली यस तो सर। बनाना है ना क्वेश्चन को, मतलब फंसना थोड़ी है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन ले लोगे तो भी कुछ ना कुछ इक्वेशन बना के कुछ ना करके ये जीरो आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। बस हो गया आंसर। यस सर। ए आ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ कितना है? a/2 मतलब 5/7। तो कितना आ जाएगा? 0.71 0.71 सही है। सर ये जो अपने टेस्ट होते हैं उसके अंदर जो ये न्यूमेरिकल की टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देना पड़ता है कि सर जो उन्होंने डाला है? नहीं एक्चुअल में देखो आंसर ऐसा होता है, जैसे मान लो आपके पास है ना, मान लो आपको बोला है कि आप इसको अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखो। ठीक है? तो आंसर चेक करने के लिए रेंज होती है। जैसे मान लो आपके पास 2 डेसिमल पॉइंट तक 0.71 आ रहा है, तो अगर आपका आंसर 0.70 और 0.72 अगर इसके बीच में है तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है ना? यस सर। ऐसे रेंज होती है, ऐसे एग्जैक्ट अगर एग्जैक्ट ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही है ये। ठीक है ना? ऐसे रेंज के हिसाब से होती है, मतलब जितने डेसिमल पॉइंट तक पूछ जाते हैं उतने डेसिमल के हिसाब से रेंज बता देते हैं। चलो जी, तो अभी अपन पढ़ ले थोड़ा सा। यस सर। इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से दिए थे मैंने, है ना? फिर अपन PIR आप खत्म करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन बता दो, Yes. क्वेश्चन कर लिए सबने होमवर्क के? यस सर। पेपर का अब कोई अपने पास अभी है नहीं, अभी नेक्स्ट पेपर का वेट करते हैं। तो क्वेश्चन बताओ कौन कौन सा दिया था? एक तो मेरे को याद आ रहा है सर वो अभी करें नहीं के या सर ट्राई नहीं किया सर अभी। हाँ सर नहीं की रहे सर। सर वो बर्ड वाला दिया था, एक तो बर्ड और फिश वाला। ट्राई करो उसको सबको, टोटल इंटरनल। सर कल थोड़ा ना क्लास। नहीं कल सर नहीं, कल मत रखना सर क्लास। हाँ नहीं रखेंगे यार, नहीं रखेंगे कल। टोटल इंटरनल सर ये वाली क्लास कितने बजे तक चलेगी? बस PIR खत्म होने तक आधा घंटा, मैक्सिमम 45 मिनट, ज्यादा नहीं। ठीक है? PIR तो बस खत्म। सर परसों में नहीं होगी क्या क्या क्लास? परसों क्या हो गया? परसों होएगी सर क्या पूछ रहा क्लास? परसों क्लास रहेगी। हाँ परसों परसों तो हो जाएगी ना। परसों में तो क्या प्रॉब्लम है? तो परसों आपका सर मैच था ना सर? 2 दिन तो दो तो सर। मैच तो अरे तो मैच में तो क्या हो गया? मैच तो मैं जाके आ जाता हूँ। मैच तो आज भी था हमारा, खेल के आया। देखो मान लो आपके पास ऐसा कुछ, देखो PIR जो है ना, PIR के लिए सबसे जो नेसेसरी कंडीशन है वो है जो रे है ना, रे
वो कहाँ से आनी चाहिए? इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से आनी चाहिए। किस मीडियम से आनी चाहिए? डेंसर मीडियम Denser. से रेयरर मीडियम से आनी चाहिए, है ना? तो लेट्स से अपन ने बोला कि mu2 इज ग्रेटर देन mu1, mu2 इज ग्रेटर देन mu1, ठीक है। इसका यूज भी क्या है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर रे आती है, ठीक है, रे आती है, तो एक एंगल के बाद, एक इंसिडेंट एंगल के बाद जो रे है वो रिफ्रैक्ट होना बंद हो जाती है, ठीक है। रे है वो क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट होना बंद हो जाती है। रिफ्रैक्ट का मतलब mu2 से mu1 में जाना बंद हो जाती है। तो क्या होता है? उस एंगल के बाद अगर और एंगल बढ़ता है, किस एंगल की बात कर रहा हूँ? इंसिडेंट एंगल की। अगर उस एंगल के बाद और ज्यादा इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा, तो जो रे है वो mu1 में ना जाके वापस से mu2 में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं 3 रे बनाता हूँ, ये होगी, ये होगी, राइट, ये होगी, ठीक है। तीनों रेज के ऊपर अगर अपन परपेंडिकुलर बना देते हैं, ऐसा, ठीक है। और तीनों रेज में एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है आपका। तो देखो बस मैंने ये बोला, ये अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, म्यू1 कैसा है? रेयर है। तो ये जो लाइट रे है ये ऐसे चली जाएगी, इसी तरह, ये आर पे आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आई और बढ़ाऊंगा, अगर मैं आई और बढ़ाऊंगा तो ये इधर की तरफ जाती चली जाएगी, या तो अवे Yes, फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। फिर एक ऐसा एंगल आता है, ये एक ऐसा एंगल आता है, इसको अपन बोलते हैं क्या? क्रिटिकल एंगल। उस एंगल के ऊपर जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ पे हो जाती है? वो पैरेलल टू द सरफेस हो जाती है, पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस का मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हाँ, तो इस केस को बोलते हैं अपन, ये इसको क्या बोलेंगे अपन? क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री। जैसे ही अगर जैसे ही मैं एंगल सी से और बड़ा बनाऊंगा, सी से और बड़ा बनाऊंगा लेफ्ट, है ना, और थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सी, तो जो रे होगी वो किधर आ जाएगी? वो अपने पास इधर आ जाएगी, कितने एंगल पे? यहाँ पे हो जाएगी, ये है रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे हो गया टी आई आर। तो टी आई आर कब होता है? जब जब रे जब रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए और इंसिडेंस एंगल कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन सी। सी के ऊपर भी टी आई आर नहीं होता, ठीक है ना। एंगल जब ग्रेटर देन सी होगा तभी टी आई आर होगा, जैसा ना। डायग्राम बना लो। yes, sir. Then light wave travels from denser medium to rarer medium at angle
greater than 13 angle. तो बता दें critical angle. Table from denser medium to rarer medium at angle greater than the critical angle, then the ray completely reflected to the same denser medium. This phenomenon is known TI, reflection. डायग्राम बना लिया? Yes. Yes, sir. The angle of incidence in denser medium for which the angle of reflection in rarer medium is 90 degree is non-critical angle. For PIR, light should travel from denser to rarer. That angle of incidence greater than the critical angle. Greater than the critical. ये TIR की कहानी है, ये अपन को समझनी है। क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं वो समझो। सर क्या? ये TIR की कहानी है जो अपन को समझनी थी। अब क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं वो समझो। इसके लिए एक आध मैथमेटिकल इक्वेशन और देख लेते हैं अपन। जैसे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? न्यू टू
साइन आई sin i इक्वल्स upon टू sin r is equals to constant. ये है बेटा 4 क्रिटिकल एंगल और क्रिटिकल एंगल सी। आर कितना होता है 90 डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री। जैसे यार 90 डिग्री हो गया तो अपन क्या लिखेंगे देखो टू साइन सी इज इक्वल्स टू आर इज 98 आई इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल टू साइन सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या बना सकते हैं देखो साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू1 अपॉन म्यू2। तो फिर अपन ऐसे लिखें म्यू ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। ऐसा ना साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू आर डिवाइड बाय म्यू डी। ठीक है, ये भी रखने की चीज नहीं है क्योंकि जैसे अपन क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो अपन क्या लिखेंगे साइन सी इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू डी 1 बाय म्यू डी विद रेस्पेक्ट टू म्यू आर। ठीक है ना, क्योंकि साइन सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 कब होगा जब डिवीजन में ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी होगी। और ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी कब होगी जब म्यू डी डिवाइड बाय म्यू आर लिखेंगे तब। ये 1 बाय म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर। ये बात है। यस सर। यस यस सर। देखो जो नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन होता है किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे और टीआईआर में क्या फर्क है ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये अपने पास इधर पानी है, क्या है 4/3 है और म्यू इज इक्वल्स टू 1 है। और अगर मान लो लाइट रे ऐसे आ रही है तो लाइट रे का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं ना। यस सर। रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। ये बात है, ये हो गया अपने पास रिफ्लेक्शन। तो इस वाले रिफ्लेक्शन में और टीआईआर में क्या फर्क है देखो समझो। टीआईआर के अंदर अगर मैं बोलूं यहाँ पे इंटेंसिटी आई है, यहाँ पे इंटेंसिटी अगर आई है तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी आई से कम होगी और बहुत Yes, ज्यादा sir. कम होगी और बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो अपन पानी में अपना चेहरा देखते हैं, तो चेहरा बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है ना। क्लियर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है। ज्यादा रेज किधर चली जाती है रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी होगी वो भी कम होगी, वो भी एग्जैक्टली आई के बराबर नहीं होगी। ये कुछ इधर डिवाइड हो गई कुछ इधर डिवाइड हो गई है ना। लेकिन टीआईआर में क्या होता है, अगर रे टीआईआर हो रहा है तो टीआईआर में अगर इंटेंसिटी यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी क्या रहेगी। ठीक है, दोनों तरफ क्या रहेगी आई रहेगी। परफेक्टली रिफ्लेक्शन होता है टीआईआर। ठीक है ना, समझ आया? सर जो डायमंड होता है उसमें भी शायद टीआईआर होता है ना। हाँ, डायमंड में भी हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन होता है। सर इसलिए वो चमकता रहता है ना। हाँ, मतलब वो चमकता नहीं है, वो ऐसा नहीं कि अपने आप चमकेगा, वो उसके ऊपर जब तक कोई लाइट नहीं गिरेगी तब तक नहीं चमकेगा। और ऐसा नहीं कि जैसे लाइट गिरी और उसको जैसे अपन अंधेरे में लेके जाएंगे तो चमकता रहेगा, नहीं। जब तक उस पर लाइट गिरेगी तब तक वो चमकेगा। ठीक है, एक्चुअल में उसमें क्या होता है, लाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है। कटिंग उस तरह से होती है सर उसकी डायमंड की। क्या लाइट अंदर ट्रैप हो जाती है। कटिंग इस तरह से करते हैं ताकि टीआईआर हो।
हाँ फाइंड फाइंड सर मूवीज में दिखाते हाँ फाइंड द रेडियस ऑफ रिंग फ्रॉम हियर लाइट इज कमिंग आउट सरफेस। ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। मान लो आपके पास ऐसी कोई सरफेस है और यहाँ पे एक आपके पास लाइट सोर्स है, क्या ये सोर्स है ना। तो अगर ये सोर्स है तो ध्यान से समझो, यहाँ पे TIR होगा है ना। यहाँ पे ऐसे समझो कि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, ये है अपने पास म्यू टू, तो फिर इसको म्यू डी और म्यू आर लिखते हैं आपने। ये क्या है म्यू डी और ये अपने पास म्यू आर है, ठीक है ऐसे है ये। देखो TIR यहाँ पे हो रहा होगा, TIR कैसे हो। अगर मैं ऊपर से देखूं, अगर मैं ऊपर से देखूं, ऊपर से मेरे को क्या दिखेगा कि एक रिंग दिखेगी, एक डिस्क टाइप दिखेगा है ना। उस डिस्क में से केवल लाइट बाहर आ रही होगी और बाकी एरिया में लाइट बाहर नहीं आ रही होगी। सही बात है, यस सर। समझ में आया क्यों आया। सर रिंग कैसे बनेगा सर वो सर? TIR हो गया बाकी की लाइट का। हाँ बाकी की लाइट का क्या हो गया, TIR हो गया। जैसे मान लो कि मेरे पास ये वाली रे है, ठीक है। ये वाली रे कौन सी वाली रे है, ये वो वाली रे है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। और जैसे ही इससे बाहर वाली जितनी भी लाइट होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस से। सुनो, हाँ सर। यस सर। तो बाहर अपन को कुछ दिखाई नहीं देगा, बाहर यहाँ पे थोड़ा ना कुछ दिखाई देगा, इसके बगल में बोलो यस नहीं सर, दिखाई देगा ना, कुछ नहीं क्योंकि दिखेगा। लाइट यस बाहर ही सर। नहीं आ रही, लाइट नो बाहर नहीं आ सर रही नहीं। तो दिखेगा नहीं दिखेगा। तो लाइट देखो इस पॉइंट से लेके, या फिर मैं इसको बनाऊं, ये S है, ये अपने पास पॉइंट O है, तो O से लेके और C के बीच में, O से लेके C के बीच में जितनी भी लाइट होगी वो सारी की सारी बाहर आ रही होगी। सही बात है, यस सर। सही बात है ना। तो ऐसा ही केस ये चारों तरफ ऐसे बन रहा होगा, ऐसे सुनो, यस सर। हाँ सर। पॉइंटेड सोर्स है ना, ये पॉइंटेड सोर्स है, तो चारों तरफ से ऐसे बन रहा होगा, मतलब एक कोनिकल टाइप में है ना, ये कोनिकल शेप बन रहा होगा ऐसे। और अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, ये एक डिस्क टाइप दिखेगा ना, सर्कल। डिस्क बनेगा नहीं। तो अपन उस रिंग को बता, यस सर। आया सबको समझ में। यस सर। उस रिंग के निकालने के उस रिंग के रेडियस निकालने। इस रिंग की अपन को क्या निकालनी है, सर पीछे से बहुत शोर आ रहा है। हाँ, एक और आपको क्या गिवन है, ये जो बच्चे खेल रहे हैं वो बंद कर दो भाई। ये h हाइट है, ये h हाइट है, तो अपन को निकालना क्या है, रेडियस। रेडियस रेडियस। निकाल दो, ये वाली R। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये अगर एंगल C है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, ठीक देखो ना। तो एक चीज अपन को पता है कि अगर मैं लिखता हूँ tan C, tan C इक्वल टू कितना होगा अपने पास, R बाई H, R बाई H। और एक चीज अपन को पता है sin C कितना होता है, वन म्यू आर बाय डिवाइड बाय म्यू डी, म्यू आर डिवाइड बाय म्यू डी। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, tan C। tan C बता दो मेरे को कितना आ जाएगा, देखो म्यू आर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर, ये आएगा। यस सर। बस वैल्यूज पुट करो।
ये सिद्धांत है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, R by H equals to mu R divided by under root of mu D square mu R square। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जब हमने गेट एग्जाम दिया था ना, गेट का नाम सुना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड, हाँ सर। तो उसमें एमटेक के लिए होता है सर। हाँ, जो हमने एमटेक के लिए गेट एग्जाम दिया था, एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो जेई का जो सिलेबस होता है ना, एडवांस का जो सिलेबस होता है, पेपर का सिलेबस, वो लगभग फर्स्ट ईयर से मैच करता है, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से। सर आपने कहाँ से किया एमटेक? मैंने एमआईटी जयपुर से ही अपने घर पे ही किया है। देखो अगर मान लो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, अगर मैं म्यू आर को नीचे ले जाता हूँ, तो म्यू आर को अगर मैं जैसे नीचे ले जाऊंगा तो आर क्या बनेगा अपने पास, एच अपॉन अंडर रूट, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा म्यू डी आर स्क्वायर माइनस 1। भी लिख सकते हैं अपन इसको, है ना, इसको रिलेटिव का मतलब होता है, हमको पता है। वैसे होल इफेक्ट का नाम सुना, होल इफेक्ट सर एक बार इरेज मत करना। किसका नाम? होल इफेक्ट। हाँ क्या बताना है, इसमें बताओ वापस से, क्या बताना है? यहाँ पे ये सर कैसा और है, बोला था। यहाँ पे ये कैसा है, ऐसे बोल दो। यही पूछ रहे हो ना? नहीं सर मैं ऐसे बोल रहा था इरेज मत करना सर, मैं बोला आप इरेज करूंगा। अच्छा इरेज मत करना, अच्छा ठीक है। हाँ होल इफेक्ट आपका आता है ईएमएफ में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेज। तो जो होल इफेक्ट है वो आपके मतलब सबको ही पढ़ाया जाता है वैसे। जब ज्यादातर कॉलेजेस में क्या होता है, आईआईटी एनआईटी में क्या होता है, जब आप फर्स्ट ईयर में एंटर करते हो ना, तो फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आपको सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाएगी, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाएगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जाएगा, आपको जितने भी ब्रांचेस पॉसिबल होती है ना वहाँ पे, वो सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ती है। मतलब उनके लिए एक एक बुक प्रीफर्ड करते हैं वो, कि आपको ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, ठीक है। फिर उनका अलग अलग एग्जाम होता है। फिर जिस हिसाब से, जैसे मान लो कि आपने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तब आपके पास ब्रांच थी लेट्स से इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको एक चांस और मिलता है फिर फर्स्ट ईयर के बाद में। ज्यादातर कॉलेजेस में ऐसा होता है, जिसको अपन इंटरनल शिफ्टिंग बोलते हैं। जिनके अच्छे सर मार्क्स आईआईटी आते में होता है क्या? हैं, हाँ आईआईटी में भी होता है, आईआईटी में भी होता है, सब जगह सर फिर होता है, जेई मैक्सिमम रैंक का क्या कॉलेजेस। मतलब निकला? वो फिर अपने टैलेंट पे है ना, सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो क्या होता है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है, और फर्स्ट ईयर के एग्जाम में जो टॉप करते हैं बच्चे, मतलब 15 20 25, वो अपने हिसाब से क्राइटेरिया होता है उनका, वो जो टॉप करते हैं उनको चांस मिलता है, आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। सर मिनिमम कितने मार्क्स ही होते होंगे? क्या? जैसे अगर हमें अपनी ब्रांच चेंज करनी है तो कितने मार्क्स चाहिए होंगे? नहीं वो अलग अलग, वो डिपेंड करता है, वो मतलब जैसे 70% 75%, मतलब वो डिपेंड करता है कि, क्योंकि अगर मान लो बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आ गए तो 90% भी हो सकता है, लेकिन 90% जनरली जाता नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर। अगर किसी का 90% आ रहा है मतलब वो बहुत ज्यादा सर पढ़ा तो एग्जाम तो सभी बच्चों के लिए सेम होता होगा ना, हर ब्रांच के बच्चों है। के हाँ लिए? एग्जाम सबके लिए, हाँ सबके लिए सेम होता है, एग्जाम तो सबके सर लिए फिर सेम। मतलब ही नहीं होगा, मतलब वही टॉप करेंगे जो सीएस में होंगे, है क्योंकि सेम ही होता है। सर वो इस कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जो होंगे वो उन्होंने पहले भी टॉप किया, तो मतलब प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा होगी, वही करेंगे टॉप, और वो चेंज क्यों करेंगे अपनी ब्रांच? किसने बोला प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा होती है? सर वो तो एग्जाम ही नहीं देंगे ना, उनके पास तो पहले से सीएस है। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो। कंपलसरी होता है क्या जो सर? जो नहीं कंपल्सरी नहीं होता, जो जो चाहता है चेंज करना वो ही चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला जाए।
भाई मेरे को ब्रांच चेंज कर। ये सर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम पे होता होगा। नहीं नहीं, पूरे ईयर के बाद में। फर्स्ट ईयर के एग्जाम से। हाँ पूरा फर्स्ट फर्स्ट ईयर की। ईयर। चलो जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लिखते हैं। कितना आ गया? सर ये एच हाइट Six. कितनी है? 6 आया सर। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, 7 बटे कितना? 6 आ गया। यस सर। 6 मीटर आ गया ना? 6 मीटर आगे। यस सर। चलो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्या बोल रहे हो? Not between deviation of light versus angle for PIR। जो इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर होता है ना, मतलब पूरे लाइफ में जो स्कूल डेज जो होते हैं ना, स्कूल डेज वो ज्यादा याद रखने के लिए होते हैं, मतलब याद रह जाते हैं लोगों को, है ना। कॉलेज डेज बहुत ज्यादा याद नहीं होते, क्योंकि कॉलेज डेज में क्या होता है, अपन समझदार बन जाते हैं। बस थोड़े थोड़े समझदार, सब नहीं बनते समझदार, थोड़े थोड़े जब समझदार बन जाते हैं ना, तो अपन को जो नादानियां होती है ये करने में कोई मजा नहीं आता, है ना। तो जो मेमोरेबल जो डेज होते हैं वो स्कूल के ज्यादा रहते हैं, और जो आपके अच्छे बहुत घनिष्ठ मित्र जो बनेंगे, दोस्त बनेंगे, वो स्कूल के ही होंगे। कॉलेज के बहुत कम चांस होता है कि आपका कोई मित्र बना रहे पूरे लाइफ टाइम। तो उसके लिए कॉलेज मिलनी भी तो चाहिए। हाँ हाँ सर, ये बात तो सही है। सर कॉलेज मिलनी चाहिए मतलब आपको तो मिल गई थी सर MNIT, हमें अभी कहाँ मिली है। तो किसी ना किसी कॉलेज में तो जाओगे यार, ऐसे थोड़ी है कि कॉलेज मिल जाएगी। देखो इसमें डेविएशन कितना होगा, ये सी पे है ना, तो सी पे डेविएशन अपने पास ये है, और ये अपने पास अगर मैं थीटा पे बोल दूँ तो आई बोल दूँ तो ये आई पी है। डेविएशन देखो सब में, इसमें डेविएशन देखो इनिशियल में कितना डेविएशन है, यहाँ पे देखो कितना डेविएशन है। यहाँ पे अगर मैं जब एंगल R या फिर मैं minus बोलूँ I। एंगल इंसिडेंस ग्रेटर देन 0 और यहाँ तक होता है, तो अपने पास डेल कितना होता है, मोड आई माइनस आर लिख दूँ मैं, आई माइनस आर हाँ लिख सर। दूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया, तो ये आर माइनस आई। तो ये बात है ना। और जब बड़ा होगा, जब थीटा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सी से बड़ा होगा, देन आई इज ग्रेटर देन सी, तो डेल कितना होगा, पाई माइनस 2 आई, पाई माइनस 2 आई। सही बात है। देखो प्लॉट कैसे बनता है, लगभग लगभग ऐसा बनता है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल प्लॉट है जो अपन बना रहे हैं। ये क्या कहते हैं अपन, ये बनाना अपन डेल, ये बनाना अपन को आई। देखो आपको दो तरीके के प्लॉट बन जाएंगे इसमें, तो दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन आएंगे। ये अपने पास आई इज इक्वल टू सी के ऊपर प्लॉट,
है ना? प्लीज क्लोज। देखो आई इज इक्वल टू सी पे डेल कितना आएगा? यहाँ पे डेल कितना? जैसे मैं सी रखूंगा तो पाई माइनस सी आ रहा है, कितना आ रहा है? नहीं, पाई/2 माइनस सी। 5/2 माइनस सी। पाई बाई टू माइनस सी, पाई बाई टू माइनस सी, ये वाला सी है सी, ये हो गया 90 माइनस सी, है ना? जैसे मैं इसे थोड़ा सा जस्ट बड़ा लेता हूँ तो अगर ये आई है, ये कितना हो जाएगा? जस्ट इससे बड़ा है, जस्ट बिल्कुल ऐसे शार्प एज होता है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल शार्प एज होता है। जैसे मान लो सी की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ रही है, ठीक है, तो जैसे 45 पॉइंट समथिंग जो हो जाता है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, हो जाता है रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है ना? दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रेट। यहाँ पे वेरिएशन अपन नहीं दिखा सकते, इट इज डिसकंटिन्यूअस हियर, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना आ गया? 5 माइनस 2i। 2i, 2i। ठीक है, और 5 माइनस 2i से इसको अपन 2c भी लिख सकते हैं ना, और ये बिल्कुल ऐसे डिक्रीज होता है। कहाँ तक डिक्रीज होगा ये? कहाँ तक होगा? 90। जब तक आई कितना नहीं हो जाता, 90 नहीं हो जाता, जब तक आई 90 नहीं हो जाता, ठीक है ना? तो डेल हो गया 0। ठीक है, अगर आप जैसे थ्योरेटिकल ग्राफ देखो तो ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, अभी कंफ्यूज मत होना कि सर ने ऐसे बनाया था, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, आपको कहीं पे दिख सकता है स्ट्रेट लाइन भी, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं देखो दो चीज देख सकता हूँ, दो चीज क्या कि मेरे पास दो इंसिडेंट एंगल्स के लिए मेरे पास सेम क्या आ रहा है? डेविएशन। Deviation आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज, मान लो बोल दिया 45 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी बोल दिया आपको, है ना? तो आपको दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा वो, ठीक है ना? सुनो, यस सर। आपको आई इक्वल टू सी से छोटे में भी चेक करना पड़ेगा और आई ग्रेटर देन सी से बड़े में भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि दो एंगल ऐसे हो सकते हैं जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन सेम हो। बना लिया? Yes. नहीं सर, चलो बनाओ। जयपुर में पटाखे वटाखे मिल रहे क्या? पटाखे बंद कर दिए। नहीं मिल रहा सर। नहीं मिल रहे नहीं सर, नहीं मिल रहे सर, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे सर, आपको पटाखों की चाहिए तो बताओ सर। सर ब्लैक में तो मिल रहा है सर। हमारे यहाँ तो मिल रहा है मिल रहा है। सर जिनके पास पहले का स्टॉक है ना सर, वो दे रहा है सर। हाँ सही हाँ बात है, सर, वो मुझे कहाँ पिछले पे सौ में बना से है? वो दे रहे हैं, नहीं मैंने सर, क्या है जयपुर दशहरे में के जो चौड़ा काम में नहीं रास्ता आया सर। साइड है ना सर, हाँ 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 हाँ, वहां पे है ना, मतलब है मार्केट, तो वहां पे पुलिस वाले भी लेते हैं वहां से, मतलब पैसा लेते हैं, में लेते हैं। सैलरी लेते हैं, सैलरी लेते हैं नहीं, वहां से। वो फ्री में लेते हैं तो वहां से पटाखे, पुलिस वाले। हाँ मतलब इनडायरेक्टली सैलरी लेते हैं। यस सर। हाँ। चलो, बना लिया कर लिया? तो सर जयपुर में नहीं मिल रहे क्या पटाखे? बंद है जयपुर में। हाँ बंद हो गए पटाखे, मेरे को भी कल पता लगा कि हाँ पटाखे सर, बंद बहुत सारी दुकानें सील कर दी सर। हैं। चलो बढ़िया है, समझ में नहीं आया। सर, बढ़िया पूछ बढ़िया रहे है हैं सर। ना तो बंद है, और अगर मंगवा रहे हैं ना तो चालू है। हाँ चलो सर, अब मेरे पास तो सर पहले के भी थोड़े बचे हुए पड़े थे सर। मुर्गा छाप ले लो सर आप तो। आपको पूछना है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, और क्वेश्चन है आपका ये, इसमें आपका
आपके पास अभी आई है आपकी ऐसे, और ये एंगल आपका 45 डिग्री, तो ये है आपका 3/2। चलो करो। ऐसा क्वेश्चन मेरे को उसमें भी करवाना चाहिए था, कोई बात नहीं, वैसे आप कर लोगे एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज को लगाते रहना कंटिन्यूअसली, अभी भी बोल रहा हूँ, वरना लास्ट में नहीं लगेगी एक्सरसाइज, आपसे एक्सरसाइज नंबर 1 ही नहीं होगी पूरी, ठीक है? तो कंटिन्यूअसली लगाते रहो उसको, ठीक है यस सर। सर। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, यस सर। ठीक है ना? तो कंटिन्यूअसली अगर लगाते रहोगे तो लोड भी कम रहेगा, और क्वेश्चन में करने में भी मन लगेगा, और क्वेश्चन समझ में भी आएंगे, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है ना? अगर आप एकदम से करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, एकदम से बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। बना लिया? कर रहे हैं सर। उसके बाद में एक क्वेश्चन और, बस फिर खत्म क्लास। कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर होता है ना, वो अलग ही दुनिया होती है। आजकल कॉलेज की ज्यादा आदत याद आ रही है। जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में समझ जाता है ना बंदा, वो पूरे लाइफ में समझ जाता है, पता है आपको? समझने का मतलब हर तरीके से क्या समझना। जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में समझ गया, वो लाइफ के हर एक मोड़ पे, सर किस तरह संभल गया, मतलब समझ नहीं आया कुछ। मतलब जैसा भी आप समझना चाह रहे हो वैसे हर तरीके से। सर आपके क्या हो गया सर, आप ऐसे क्यों बोलते हैं आजकल? क्या? आप अरे तो मेरे तजुर्बे हैं, कुछ कुछ तजुर्बे हैं जो आपसे शेयर करूंगी। ये एंगल कितना हुआ? एंगल ऑफ सर इंसिडेंस फर्स्ट कितना हो रहा है? 45। ये 45 डिग्री हो रहा है ना? तो अब अपन यस को सर। पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे CAR हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे अपन? CAR के लिए क्रिटिकल साइन सी चेक करोगे तो क्रिटिकल एंगल कितना है अपने पास? 2/3। 2/3 तो C लगभग के लगभग कितना आ रहा है? जल्दी से करके बताओ, मेरे को नहीं पता कितना आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 45 की वैल्यू होती है 0.707, और 20 की वैल्यू आ रही है अपने पास कितनी? इसके आसपास आ रही है 0.6। 0.666। 0.67, है ना? यस सर। और जो साइन 45 की वैल्यू होती है वो होती है अपने पास 0.707, 1/√2। 1/√2 ये वैल्यूज याद रखनी चाहिए अपन को ना। जैसे मान लो कि √5 कितना होता है? √2 √3 तो सबको याद होता है। √5 कितना होता है? ठीक है। और 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 की वैल्यू लगभग लगभग कितनी होती है? log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 5 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है ना? ये कैलकुलेशन में बहुत काम आती है। देखो अगर ये इतना है तो अपने पास ऑब्वियसली C इज लेस देन 45 डिग्री, यस और नो? यस सर। यस सर। क्योंकि 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 जो साइन होता है वो कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग है ना, 0 से 90 डिग्री के बीच में। यस सर। 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस वजह से ये C जो होगा वो 45 से कम होगा। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अपना ग्रेटर देन C है। इसका मतलब CIR हो जाएगा यहाँ पे। बोलो, सबको आया समझ में? यस सर। ये CIR का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे जा रही थी ऐसे, घूम गई ऐसे, कितना डेल हो गया? 90 डिग्री। यस सर। आया सबको समझ में?
एक क्वेश्चन और है आपका, इसके बाद बना लो। सर जो पहले रिफ्रैक्शन के कर रहे थे तो वो जैसे मान लो एग्जाम में आ जाता है तो हमें हर बार TIR चेक करना पड़ेगा ना? आपको चेक करना पड़ेगा, हर बार Yes, क्लियर sir. चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका ऐसे क्वेश्चन होता है ना, जैसे मतलब आता है आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें आप सबसे पहले क्या निकाल लो कि IC लगभग लगभग कितना आ रहा है, मतलब C जो है उसको, उसकी वैल्यू निकाल लो आप, क्रिटिकल एंगल। उसके बाद में फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करो, Yes, ठीक sir. है ना? बना लिया सबने? सर सर एक बात बताइए, शीट्स और एनसीईआरटी इनफ है क्या, या फिर शीट्स और एनसीईआरटी शीट्स और एनसीईआरटी इनफ है क्या मेंस के लिए, और एडवांस के लिए फिर क्या करें? हाँ, शीट्स और एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ फॉर मेंस, लेकिन आपको शीट और एनसीईआरटी का हर एक चीज याद होना चाहिए, है ना? एडवांस के और लिए सर क्या एडवांस के लिए? एडवांस के लिए बाद में पूछेंगे, आप करते रहो, ऐसे नहीं तो शोर आ रहा है बहुत। किसी का माइक ऑन है। ये उसी का माइक होने जो बोल रहा है अभी, क्या बोल रहे थे? हाँ, सीट जो है ना, वो मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए है वो, है ना? आप SI2 भी लगाते रहो, SI2 भी लगाते रहो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ SI2 भी लगाते रहो, तो आपका साथ साथ और मेंस सर प्लस एक वो एडवांस चलता प्रीवियस है। ईयर क्वेश्चंस की बुक मंगा ली सर। हाँ, वो करो, प्रीवियस ईयर वाले तो वो तो मस्त है, वो चीज तो आपको आनी ही चाहिए। सर एडवांस के लिए रोड वो ऑफ करना जरूरी थोड़ा ना है। ना 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 ना, मत करो इरोडो नहीं है जरूरी। एडवांस के लिए आप शीट लगा लो, वही बहुत है आपकी, मैं बोल रहा हूँ ना, शीट, DPP प्लस लास्ट ईयर क्वेश्चन, बस मोर देन इनफ है मेंस के लिए। एडवांस के लिए अपन फिर आगे देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी एडवांस की तैयारी नहीं होगी, एडवांस की ज्यादा चल रही है, मेंस की इंक्लूडिंग है उसमें, ठीक है ना? और जैसे मेंस जब क्लियर हो जाता है, उसके बाद में जैसे एडवांस के लिए तैयारी करवाने, ऐसे बुलाते हैं कि एडवांस के लिए तैयारी करवाएंगे, तो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं होती उसमें, जिसको आता है उसको आता है। आप 1 महीने या 1.5 महीने में बहुत ज्यादा कुछ सीख नहीं सकते, बस आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन मैक्सिमम कर पाएंगे। टाइप ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, ऐसा है कि एक ये ऑप्टिकल फाइबर है, क्या है ये? ऑप्टिकल फाइबर है, और यहाँ पे म्यू1 है, और यहाँ पे आपका है, आपको पूछा गया है व्हाट शुड बी द minimum ratio of refractive indexes mu2 upon mu1 such that light doesn't refract at any point in, क्या बोल रहा है इसमें मुझको, ऑप्टिकल फाइबर। OFC केबल, OFC केबल जो होती है ना, बहुत बहुत पतली आती है, बहुत पतली, जैसे कैसे बताऊं, जैसे अपने पास पतंग उड़ाने का धागा होता है ना, पतंग उड़ाने का धागा, Yes, जो sir. यस सर। कृष्णा छाप का आता है, कृष्णा छाप डोर आती है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली उतने साइज का होता है, एग्जैक्ट उतने साइज का होता है। सर ये जो अभी है ना? ब्रॉडबैंड के साथ आ रही है वो कौन सी आती है सर फाइबर? ब्रॉडबैंड जो लैन केबल होती है वो, यस सर। हाँ सर। लैन केबल तो कॉपर केबल होती है, कॉपर केबल होती है उसमें, तो लैन और में क्या है सर कि क्रॉस कनेक्शन सर अभी ऑप्टिकल फाइबर आ रहा है ना जियो में,
हाँ सर जी, जियो फाइबर के ऑप्टिकल नाम से आ फाइबर रहा आप, है। हाँ वो क्या है कि जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ऑप्टिकल फाइबर के केबल ले सकते हो, है ना। अभी क्या है कि जियो है ना, मतलब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ऐसे हैं कि जैसे एक एक नोड से दूसरे नोड के बीच में, नोड मतलब फैमिली प्लेसेस, तो नोड के बीच में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा देती हैं वो, ठीक है। क्योंकि जो फ्यूचर यूज है ना इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट 2 गीगाहर्ट्ज के आसपास है। ये बहुत ज्यादा होती है ना, 2 गीगाहर्ट्ज के आसपास। इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है सबसे बेस्ट है ट्रांसमिशन के लिए। तो क्या होता है कि जैसे आपको नेट कनेक्शन लेना है, तो आप अपने घर के लिए या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी कोई कंपनी है, तो उसके लिए आप एक ऑप्टिकल फाइबर केबल ले लो। अब उसको आप कैसे भी यूज करो, उसमें ब्रॉडबैंड लगा दो, उसमें वाईफाई यूज कर लो, कैसे भी कर सकते हो आप। तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, वो आप एयरटेल का भी ले लो, जियो का ले लो, बीएसएनएल का ले लो, कुछ भी ले लो। और ये कांच का होता है, ये क्या होता है, ये ग्लास होता है और बाहर मतलब कोटिंग होती है ऐसे मटेरियल की जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम हो, ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम हो, ठीक है ना। इस तरह से लिख सकता है। सर म्यू1 म्यू2 दोनों ही दे रखे ना। नहीं नहीं, म्यू2 अपॉन म्यू1 का रेशियो निकालना है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। म्यू2 म्यू1 दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। म्यू1 दे रखा है ना, म्यू2 दे रखा है, म्यू2 अपॉन म्यू1 का रेशियो निकालना है। और सर मतलब ये एंगल की एंगल नहीं जरूरत दे नहीं रखा पड़ी है क्या? सर। कौन सा एंगल? नहीं, एंगल भी नहीं दे रखा। सर ये आप इसको कुछ भी मान लो, आई मान लो। जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए तो नहीं किया मैंने, जरूरत पड़ेगी ना। देखो सर ये ऑप्टिकल केबल अगर मुड़ जाती होगी तो सर टूटती नहीं होगी सर? नहीं नहीं, देखो इसको ऐसे नहीं होता है कि जैसे आप उसको बिल्कुल ऐसे वी आकार में नहीं मोड़ सकते, आप उसको एक सर्किल में मोड़ सकते हो, ठीक है। और जब अपन मतलब जितनी कम रेडियस होगी ना घूमने वाली जगह पे, उतने ही ज्यादा लॉसेज आएंगे। क्योंकि जैसे अगर मान लो मैं इसको घुमा दूंगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ना, वो क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा, जैसे मैं घुमा दूंगा तो, है ना। तो यस सर। उनकी एक फिक्स रेडियस होती है कि आप इसका इससे कम रेडियस पे आप इसको नहीं घुमा सकते, क्योंकि अगर इससे कम रेडियस पे आप घुमाओगे तो फिर डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि बीएसएनएल से इसी के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग हुई थी। बीएसएनएल में क्या है कि मतलब अब तो पता नहीं अभी चल रही है कि नहीं चल रही, जो एआईसीटी है ना, इसमें बीएसएनएल का तो कुछ काम तो आता नहीं, बहुत मतलब ब्रॉडबैंड वगैरह के लिए काम आता है। तो बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बीएसएनएल वाले बच्चों को ट्रेनिंग करवानी। चलो देखो, ध्यान से समझो, छोड़ो उन सब बातों को। देखो ये मान लो, सर ये रूट 2 एंगल आएगा आपने क्या? कहा, इसको ये आर आर मान लो, हाँ मतलब हाँ रूट आएगा। बोलो तो सुनो, यस अरे सर। यार तुमने कुछ गड़बड़, ये नहीं, ये वाला आर थोड़ी होगा, आर तो अंदर वाला होगा ना, नॉर्मल से बनता है ना आर तो, ये वाला आर होगा। अगर ये आर है तो ये 19 है, ये कहेगा 19 है, ठीक है। तो देखो अपन को 90 माइनस आर को क्या रखना हमेशा, 4 सी से बड़ा। सी आर, 90 minus r should be always greater than or equals to कितना हो सकता है, c, क्या हो सकता है, c, है ना। तो अपन यहाँ पे एक बार वो लगा दें, क्या लगा सकते हैं अपन यहाँ पे, देखो चलो ऐसे लिख लो, देखो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो दोनों तरफ साइन लिख लो, आप क्या लिख लो, साइन 90 माइनस आर
ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन सी, ये बात है। यहाँ पे कितना आ गया, कोस आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन सी। और अपन को एक चीज पता है, साइन सी क्या होता है, म्यू वन अपॉन म्यू टू, ठीक है। तो फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 1, सही बात है। यस सर। ठीक है ना, चलो। तो अपने पास यहाँ पे एक चीज आ गई अपने पास, कोस आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या चीज, 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 1, 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 1, ठीक है। चलो अब अपन इस वाले पॉइंट पे स्नेल फ्लो लगा देते हैं। इस वाले पॉइंट पे जैसे इसमें स्नेल फ्लो लगाता हूँ, क्या आएगा मेरे पास, कितना आएगा देखो, म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, सुनो। तो यहाँ से अपने पास यस सर। कितना आ गया, यहाँ से अपने पास साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ 2 1 साइन आर। और अगर कोस आर की वैल्यू, यहाँ से साइन आर की वैल्यू निकाल दीजिए तो देखो। तो अगर मैं बोलता आई की मैक्सिमम वैल्यू इफ आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सही बात है। आई की वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकती है ना। यस सर। यस सर। साइन आर कितना आ गया अपने पास, साइन आर कितना आ गया, 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 1, है ना। वो अपन यहाँ से भी लिख सकते हैं, बात कोई बात नहीं। तो जैसे साइन आर अगर इतना हो गया तो कोस आर कितना हो जाएगा, अगर साइन आर इतना है तो कोस आर कितना होगा यहाँ से यहाँ से देखो कोस आर अगर ये 2 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 1, सही है। नाउ पुट दिस कोस आर वैल्यू हियर, पुट दिस कोस आर वैल्यू हियर, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो और इसके क्वेश्चन नंबर लिख देते अपन। सर ब्लर आ रहा है सर। ब्लर आ रहा है तो अभी हो जाएगा, हो जाएगा। सर बीच में 2 बार फ्रीज भी हो गया था, एक बार रिपीट कर देना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार हाँ अपन सर, खोल ठीक हो रहा है सर। कोसार हाँ को सर। यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं कोसार को यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास देखो कितना आता है, अंडर रूट ऑफ म्यू ऑफ 2 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 1। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, म्यू ऑफ 2 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। सर आप इसकी फोटो खींच के सेंड कर दो सर, बहुत ज्यादा ब्लर हो जाता है सर बीच बीच में। हाँ अभी कर देता हूँ देखो। सर क्लास में तो चल रही सर। समझ आ गया सबको, बोलो। सर हमने इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो करा सर, टीआईआर के लिए तो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए ना। जी सर। मतलब बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन अपन ने मिनिमम बोला ना कि भाई मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम के लिए बोला अपन ने, तो अपन इसको इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है ना। सर एक बार यहाँ से बता दो, इफ आई इज इक्वल टू 90 से वो डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो इफ आई इज इक्वल टू 90 का मतलब है कि अगर मान लो आई की वैल्यू मैं मैक्सिमम कितनी बढ़ा सकता हूँ, आई बढ़ा सकता हूँ, मतलब 90 बढ़ा सकता हूँ, है ना। अगर मान लो आई की वैल्यू 90 है, फिर भी अगर ये रे बाहर नहीं जा रही, तो आई लेस देन 90 पे तो कभी नहीं जाएगी, यस और नो, ये बात है ना। यस यस और नो। देखो Yes, अगर sir. मैं इसको आपको और बनाऊं, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि आपको ना आई जो है 90 इतना बनेगा, आई अगर 90 पे इतना है तो जो रे आ रही है वो ऐसे आएगी, है ना। वो अभी
यहाँ पे नहीं टकराएगी, वो यहाँ पे टकराएगी। तो ये जो एंगल है, ये एंगल, इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला बड़ा है, यस और नो? यस सर। है ना? इसका मतलब है अगर इस वाली कंडीशन में, भी इसका अगर TIR हो पा रहा है, अगर इस वाली कंडीशन में भी अगर इसका TIR हो पा रहा है, फिर तो हर कंडीशन में हो जाएगा, है ना? यस सर। है ना? क्योंकि अगर मैं इसको अगर मैं कम करता हूं तो ये ऐसे इधर बढ़ता जाएगा, और इधर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा C से बड़ा ही रहेगा, और जैसे C से बड़ा रहेगा हमेशा, तो हमेशा TIR होता रहेगा। सही बात है, बोलो। यस सर अगर अपन इसको यहीं से सॉल्व कर दे कि सर जैसे अपन 90 माइनस आर तो हमेशा C से ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा, और सर अपन R को मैक्सिमम सर C कर सकते हैं, C हाँ से ज्यादा बिल्कुल तो सही है। C होगा। हाँ हाँ फिर सर R की वैल्यू C पुट करके और फिर उसके बाद सर वो दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो सर वहां से भी आ ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो डायरेक्टली आपके पास इक्वल टू आ जाएगा √2, है ना? हाँ सर उससे ही करा सर। हाँ सर क्या बताया सर अरे इन्होंने? क्लास कब तक? बस हो गया खत्म। यहाँ पे R = C कर दो, इसको R = C कर दो, ऐसे बोलो। सर R इक्वल्स टू या फिर 90 माइनस R? हाँ 90 - R, सॉरी 90 - R = C। यस सर। बन गया? यस सर। यस सर। सर आपको C है ना, अगर वहां से आप कर रहे हो तो CR को करना पड़ेगा आपको, है ना? क्योंकि CR को इसलिए करना हाँ पड़ेगा सर क्योंकि अपन R की I90, मैक्सिमम वैल्यू सर C। हाँ अपन हाँ। I90 के लिए कर रहे हैं ना अपन, जैसे अपन हाँ सर। R90 के लिए कर रहे हैं, तो ये वाला RC होगा, ये RC होगा। हाँ सर इसी R की कह रहा हूँ सर। और हाँ इसे RC, और ये 90 माइनस जो R है वो 90 - C हो जाएगा। C हो 90 जाएगा। माइनस, ठीक है ना? साहब आप फिर से रिपीट करना प्लीज। हाँ देखो, मैक्सिमम जो एंगल है, मतलब अगर इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री के लिए अगर वो अंदर ही रहेगी, मतलब TIR हो रहा है, अगर मैक्सिमम I के लिए TIR हो रहा है तो हर एक एंगल के लिए होगा। तो अपन मैक्सिमम एंगल के लिए अपन सोल्व कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये RC होगा, और जैसे ये RC होगा यहाँ पे 90 - C हो जाएगा ये, ठीक है ना? यस सर। तो बस हो गया, 90 - C should be greater than C। सर यस यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर ये आपका TIR हो गया ना? अब आपका नेक्स्ट है प्रिज्म। एक क्लास लगेगी प्रिज्म में, फिर आपका चालू होगा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, फिर चालू होगा आपका लेंस, फिर लेंस के बाद में फिर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, फिर आपका होगा इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? और जो ओके आई सर। वगैरह के लिए ना, आई जो है, आई के लिए मायोपिया और जितने भी जो डिजीज वगैरह होती है आई के लिए, है ना, वो आप पढ़ लोगे ना? इसके लिए मैं Yes, sir. वो कर दूंगा, क्या बोलते हाँ सर कर लेंगे सर। हाँ सर कर लेंगे हैं, मैं सर। आपको सर क्या करना है सर? नोट, जो आई के लिए, आंख के लिए जितनी भी चीजें हैं, आंख का लेंस क्या है, कॉर्निया क्या है, किस किस तरीके की प्रॉब्लम होती है आई में, है ना, उनके सबके नाम, है ना, और किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, है ना, वो सब कुछ, ठीक है? वो मेंस में है, ठीक है ना? तो आप पढ़ सर लेना। अपना प्रिज्म और डिस्पर्जन भी तो बचा है अभी, उसके अलावा बचेगा ना प्रिज्म और डिस्पर्जन। अरे बहुत बहुत कुछ बचा दी, तो आधा भी नहीं है। हाँ सर बहुत बचा। चलो सर हैप्पी दिवाली सर। ओके, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हाँ सर हैप्पी दिवाली सर आपको। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पटाखे जलाओगे नहीं तो बी शेप तो बोलूंगा नहीं मैं, बस फिर भी सर जलाएंगे सर। करना, जलाओगे? जलाओ। सब ब्लैक में हाँ सब कुछ सर। मिलता है सर। लालटेन वगैरह मुश्किल है।
लालटेन वगैरह आप जल जाना अच्छे से। सर ऐसे तो दिए हैं जाने के लिए, तो दिए उड़ेंगे थोड़े। तो लालटेन कौन सी उड़ेगी? अरे लालटेन हैप्पी उड़ती है दिवाली ना। सर। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मौज करना, मस्ती करना, खूब खाना खाना और गबरू सर संडे को देना। डिस्कस थोड़ा ना करोगे सर डीप? संडे करते रहेंगे, आप मेरे ऊपर छोड़ दो डिस्कशन, है ना? मंडे मैं कर लूंगा, आप सर करते फिर रहते आप सर एंड टाइम पे सर आप भेज देते हो सर, फिर वो मंडे को थोड़ा बिगड़ करेंगे जाता है सर। सर। मतलब कल की तो छुट्टी है ना, परसों हाँ भी कल के सर बाद करना में रहेगा। परसों, परसों संडे है ना, तो संडे को अपन ऐसा कर लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर लेते हैं ना, उसको भी खत्म करते हैं, है ना? सर दर्द खत्म करते हैं अपन मॉडर्न यस फिजिक्स। सर। ओके, यस सर। थोड़ा सा ऑप्टिक्स का पढ़ेंगे, प्रिज्म, और फिर मॉडर्न फिजिक्स का डिस्कशन। सर इवनिंग में रखना सर क्लास पे। हाँ हाँ, इवनिंग में रखेंगे। सर फिर सर मंडे को मत रखना सर। मंडे को, फिर तो मंडे को तो चालू ही जाएगी ना, टाइम टेबल आएगा आपका मंडे को। सर मंडे को और 6 सर तक नहीं है छुट्टी सर, है मंडे की सर। छुट्टी दे रखी है। अगर छुट्टी दे रखी है क्या, फिर देखेंगे तो फिर क्या करेंगे। सर या फिर मंडे को रख लेते हैं, अपने संडे की छुट्टी कर दो सर 2 दिन अभी। अरे संडे को क्या करोगे, शाम को तो बैठ ही सकते हो इस टाइम पे। इस टाइम ये वाला टाइम सबका ही यस खराब सर, होता है। संडे का सही है, मंडे का रख लेना छुट्टी। कोई बात नहीं, देखते हैं अपन, ठीक है। चलो, हैप्पी दिवाली, थैंक्स अगेन। सेम टू यू सर।